नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज एक बार फिर हम सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य, वरिष्ठ नेता रविंद्र तिवारी जी के साथ हैं और जिस तरीके से पूरे देश में पेट्रोलियम को लेकर, गैस को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर स्थिति बनी हुई है, इसको आप कैसे आंक रहे हैं और जो युद्ध चल रहा है उसका कितना असर और पड़ेगा भारत ऐसा है कि अभी 3 महीना पहले में? हम लोग इस इशू पर बात किए थे। अगर उस रिकॉर्डिंग को आप देखिएगा, मैंने ये बताया था। अभी कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, ये हर आदमी जान सकता है, समझ सकता है। क्योंकि जो कंपनी या मटेरियल या आइटम आपके पास है ही नहीं, स्वाभाविक है उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से ही आपको प्रभावित होना है, तो ये परिस्थिति तो होनी होनी है। अब बात रही है कि नहीं मिल रहा है, तो ये बात सही है कि हार्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने से भारत का लगभग 20% ऑयल जो ट्रांजैक्शन था प्रभावित हुआ। लेकिन कहने को 20% है, 20% नहीं हुआ। आज के तारीख में लगभग गैस के मामले में आप 90% कतर से थे। भारत सरकार जो एलपीजी लेती थी, 90% कतर था। अब कतर को भी हिट किया है ईरान, सऊदी अरब को भी हिट किया है, यूएई को भी हिट किया है। उधर अगल बगल जितने भी गल्फ कंट्री थे, सबके मेन मेन स्टोरेज पर हिट कर दिया है। नतीजा क्या है, अब उसको ठीक करने में, उसको फिर वापस उस स्थिति में आने में, वो अगर बहुत तेजी भी करेंगे लोग, तो कम से कम 6 महीना से 1 साल तक लगेगा। लेकिन अभी तो डीजल और पेट्रोल का किल्लत दिख रहा है और जैसे स्थिति बन रही है, ट्रांसपोर्टिंग महंगा होगा तो देश में महंगाई भी बढ़ेगी। मैं आपको बताया ना कि उसमें से 6 देश हैं। जैसे अब भारत सरकार केवल एक देश से निर्भर नहीं है, ईरान से भी लेती थी तेल, सऊदी अरब से भी लेती थी, वो गल्फ के अन्य देशों से भी लेती थी, यहाँ तक कि वेनेजुएला से भी लाती थी, रूस से भी लेता था। जब बीच में 2022 में अमेरिका जब प्रतिबंध लगाया रूस पर, तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसको भी मार्केट चाहिए था, तो काफी सस्ता ऑफर किया भारत को। दूसरा इसको फायदा था कि बिना डॉलर के इसको रुपया पर पेमेंट पर मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हार्मुज स्ट्रीट का मामला आया, तो रूस भी सब्सिडी रेट पर देना बंद कर दिया। बोला कि हम आपको तेल देंगे, लेकिन जो मार्केट रेट होगा इस पर देंगे। तो जैसे ही मार्केट रेट पर देंगे, तो रूस से लाने में ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होगा। भाई सीधी बात है। तो अगर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ज्यादा अगर दुगना पड़ जाएगा, तो फिर रूस से लेने का क्या मतलब है। अगर आप दूसरा समस्या क्या है कि मान लीजिए भारत के पास तो है नहीं, तो ये 3.5% रेट बढ़ाया है। जो समस्या आ रही है सो तो आ रही है, काला बाजारी का तो प्रमुख है, बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश में कोई सरकार रहेगा, काला बाजारों पर कमांड करना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसको अलग भी कीजिए, तो जो दुनिया के देश जो पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन करते हैं, वहां पर 80% से लेकर के 60% से ऊपर का इंक्रीज किया है रेट। भारत अकेला देश है जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, उसके बाद भी 3.5% बढ़ा है। अब यही कारण है कि कहीं कहीं कमी दिख रही है। वरना जब आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ओपन मार्केट अगर कर दिए हैं, तेल कंपनियों को अगर एक तरफ आप फ्री कर दिए हैं, तो जितना मिलेगा उतना बेचेगा। तो फिर माल कम होने का कहाँ बात था। जितना ट्रांसपोर्टिंग आएगा, जो कॉस्ट आएगा उसमें बेचेगा। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल है, यहाँ आप रेट अपने से तय नहीं कर सकते हो। जब आप रेट तय नहीं कर सकते हो, तो तय बात है कि कोई भी बनिया आपको अपना कमाई में से या अपना घाटा करके आपका देश नहीं चलाएगा। सीधी सीधी बात है। तो शॉर्टेज भी हो रहा है। आप रिजर्व को लेकर के अगर बेचने लगेगा, तो 60 दिन बाद कहाँ जाइएगा। मान लीजिए 60 दिन प्राइवेट कंपनियों के पास है, 15 दिन सरकार के पास है, 75 दिन का टोटल रिजर्व है, तो 75 दिन बाद कहाँ जाइएगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने, इसको कम करने का आह्वान किया। इसका मतलब ही नहीं है कि देश में बहुत बड़ा का खतरा हो गया है। रास्ता निकालना पड़ता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री गए 5 देशों पर यात्रा पर, तो बहुत से ये आजकल के देशद्रोही लोगों का जमात हम कहते हैं, हवा मचा हुआ है कि नेता इतना काहे खर्चा करता है, प्रधानमंत्री काहे विदेश दौरा जाते हैं। अरे हराम खोर,
प्रधानमंत्री कोई अपना पिकनिक मनाने जाता है क्या? वो गया तो आज यूएई में कितना बड़ा समझौता किया, कितना बड़ा रास्ता निकाला। कल जो हार्मुज पर ही डिपेंडेंसी थी, आज उसका अलग वैकल्पिक रास्ता खोजा। और उतना ही नहीं खोजा, रिजर्व का भंडार भी बढ़ाया, अपना पूंजियों नहीं लगाया। तो ये सब चीजें वैकल्पिक रास्ते पर सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन उसका तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा तो नहीं है, लेट तो होगा। और एक बात और आपको हम याद कराएंगे, 2019 में यही हमारी सरकार मोदी जी का, जब धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री थे और पूरे देश में जब मुफ्त में गैस चूल्हा और गैस बांटने का ये हुआ कि हम धुआं रहित करना चाहते हैं, तो मैं अकेला आदमी था जो इस योजना का विरोध किया था, और आप ही के न्यूज चैनल पर किया था। और मैं बताया था कि आपके पास जब अपना उत्पादन नहीं है तो जंगलों झाड़ में जिसके पास जिसको जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आप चूल्हा और ये गैस क्यों बेच रहे हो भाई? तो आज आप कहां से लाओगे? नहीं, सीएनजी से लेकर के एलएनजी तक जितना भी था, आप हवा बनाते चलो, दुनिया जिसे देखेगा वैसे हम चलेंगे। हमारे देश में जो उपलब्धता है, जो संसाधन है, उसके आधार पर जो हम करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, तब जाकर ये होता है। अब आज आप सबको दे भी लिए, अब कहते हैं कि नहीं आप खर्चा कम करो, तो यार अब तो लोग का आदत बिगाड़ दिया आप। अब घर ऐसा ऐसा लोग बना रहे हैं जिसमें बिना एलपीजी गैस के आप दूसरा चूल्हा भट्टी यूज नहीं कर सकते हैं। अब 80% जो घर बन रहा है ऐसा बन रहा है, तो यानी आप तो डिपेंडेंसी कर दिए ना। तो ऐसे नीतियों पर सरकारों को कमांड करना चाहिए। जैसे अब गाड़ी रोज, अभी इतना तेल पेट्रोल का दिक्कत है, लेकिन गाड़ी शोरूम में जाइए, गाड़ी धुआंधार बिक रहा है। क्यों बिक रहा है भाई? इसलिए बिक रहा है कि बैंक वाले किसी गरीब को व्यापार करने के लिए 50,000 दें चाहे मत दें, लेकिन गाड़ी 25 लाख का जरूर दे देंगे। अभी क्या है, तो चूंकि उनका सेटिंग होता है, गाड़ी बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों से उनका सेटिंग है, पैसा तो आम लोगों का है, बैंक का किसी का बाप का तो पैसा होता नहीं है। वो कंस्ट्रक्टिव काम में पैसा नहीं देता, वो ई सब में काम देगा। तो नतीजा होगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो जीवन पद्धति है, भारत की जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, इसमें देखा देखी विकास करने का, विकसित होने का जो ये एक आदत लग रही है, ये भविष्य के लिए खतरनाक है। नहीं तो ऐसा गैस क्या है, मान लीजिए आज से 20 साल पहले तो बहुत घर में 90% घर में टू व्हीलर भी नहीं होता था भाई, तो आज तो घर घर 4 चक्का है। तो ये वृद्धि और उपलब्धि है क्या? विकास इसको कहते हैं क्या? अरे जो कल 1 रुपया कर्जे में नहीं था, अब वो महीना में ईएमआई भरने को बेदम है भाई। अगर पूरा 4 परिवार कमा रहा है तो ईएमआई नहीं भर पा रहा है। अब ये आप कैसा विकसित बनाना चाहते हो भाई? अमेरिका भी तो अपने को विकसित कहता है, अब 30 ट्रिलियन जीडीपी के अगेंस्ट में 38 ट्रिलियन उसके ऊपर देनदारी है। अब कैसा धनवान है? तो हमारे देश में जो हमारी संस्कृति है, उसमें इसको धनवान नहीं कहते, इसको हम लोग कर्जदार कहते हैं। अब नई जो विकास की परिभाषा गढ़ी जा रही है, उसमें जो कर्जदार है वही सबसे बड़ा संपन्न है। अब जैसे अनिल अंबानी इस देश का सबसे डूबा हुआ कंपनी का मालिक है, सबसे डूबा हुआ, न जाने कितने जगह वो ब्लैक लिस्ट हो चुका है, न जाने कितने मुकदमे उस पर रिकवरी के चल रहे हैं, लेकिन आज भी उसका 50 लाख रुपया का रेगुलर खर्चा है भाई। वो आता है तो प्रधानमंत्री से वो तुरंत 3 दिन में मिल लेगा, हम लोगों का हो ना हो। अब ये कौन सा देश है भाई? बैंक का पैसा खा गया, सार्वजनिक पैसा ये हो गया, हड़प लिया, सब हो गया, लेकिन वो इत्मीनान से एकदम उसकी सारी सुविधाएं, सारे व्यवस्था उसके चल रहे हैं। सुब्रत राय सहारा सारा कुछ किया, लेकिन आज भी उसके परिवार, उसके लोगों को कोई दिक्कत है क्या? कम से कम के लोगों का हाँ, पैसा गांव आज के तक लोग का जमा है 5 सहारा में। नहीं, सहारा भी देने के लिए बोल रहा है, लेकिन अभी फंसा कहाँ है? आखिर कौन नहीं दे रहा है बाबा? वो भी एक बार नहीं, आज 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे रहा है भाई कि हम पैसा देने को तैयार है। आखिर कैसे नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे भी खेला है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि सहारा की जो संपत्तियां हैं वह प्राइम लोकेशन पर है हर जगह। अब कुछ जो पूंजीपति आज के हैं, उनका नजर उसके संपत्तियों पर है, तो वो ये कंप्रोमाइज नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि मामला फंसा रहे,
और उसके संपत्तियों को अटैच कर दिया जाए और औने पौने भाव में हम अपना सेटिंग एंट्री से उस संपत्तियों पर बैंक कब्जा से कर लें, कब्जा कर ले। बैंक से कब्जा कर लें। नहीं तो आखिर क्या कारण है? उसको भी बेचने का परमिशन नहीं देता है कि आप बेच करके दो। वो अनेकों बार एफिडेविट किया, नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्या खेल है? तो सबों को पता है। और एक लाइन में हम लोग ये माने कि हमारा देश जो है समाजवाद, हमारा भी भाजपा का भी जो वैचारिक जो पृष्ठभूमि है, इसमें पूंजीवाद का समर्थक नहीं कर रहा है। हालांकि दक्षिण और वाम में जब बात आती है तो लोग कहता है कि दक्षिणपंथी है यानी पूंजीवादी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन है वह पूंजीवादी का विरोधी तो नहीं है, लेकिन पूंजीवाद का अंधा समर्थक नहीं है। वह अपने देश, अपने समाज, अपने संस्कृति, अपने जो सामाजिक संस्कार हैं, सरोकार हैं, अपने राष्ट्रवादी जो अपनी संपत्ति है, उसी के आधार पर वह विकास की बात करता है। किसी पूंजी का विरोध नहीं करता, लेकिन वह पूंजी अगर हमारे लोगों के मूल अधिकारों को ही हनन करें, अतिक्रमित करें, या उसको भविष्य में गरीब बना दें, दरिद्र बना दें, ऐसे किसी विकास का समर्थक भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद कतई नहीं है। और हम ये मानते हैं कि वर्तमान सरकार भले भाजपा की है, लेकिन इस मामले में काफी हद तक पूंजीवादियों के पक्ष में घिरी हुई या उसके पक्ष में झुकी हुई जरूर दिखती है। इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते और ये निश्चित रूप से खतरे की घंटी हो सकती है अगर सुधार नहीं हुआ तो। एक और सवाल जो हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने बताया कि जिस रेट से आ रहा है उस रेट से खरीद कर और अपने मन मुताबिक रेट तय करने की आज़ादी कंपनियों को नहीं दी गई है, और यही कारण है कि जो पेट्रोल की तंगहाली दिख रही है, डीजल और पेट्रोल कम मात्रा में मिल रहे हैं। तो धीरे-धीरे, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं, कंप्लीट ट्रांसपोर्टिंग पर हमारी डिपेंडेंसी होती है, चाहे टेक्सटाइल हो या खाने का कोई मटेरियल हो या मेडिसिन, जो भी उत्पाद हैं, हर रोज़ डाल्टनगंज में, पलामू में या झारखंड में अमूमन हम बात करें, दिल्ली से और बड़े-बड़े महानगरों से यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में जब डीजल की का किल्लत होगा, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ या तो ट्रांसपोर्टिंग महँगी करेगी या फिर जो उत्पाद है वो आना कम हो जाएगा। इसका कैसा हालात बन देखिए, रहा है? अगर इसको हम अपने जो भारतीय राजनीतिक दर्शन जो है और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चिंतन है उसके आधार पर अगर देखें तो उसमें इसके रास्ते बताए हुए हैं। बताए ही हुए नहीं है, बल्कि केवल प्रयोग इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, हो जाएगा। जैसे हमारा देश सबसे बड़ा संपन्न है। अब दुनिया में लगता होगा लोगों को कि सोने की महल तो दुबई में है भाई, आप भारत को कैसे बोल रहे हो? तो भारत अकेला देश है जिसमें जीने की जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, जो कारक हैं, वह भारत में है। बाकी अब पेट्रोलियम और गैस लेकर के बैठे हुए हैं। मान लीजिए अगर हमारा देश का उत्पादन में जो मूल जो सबसे बड़ा जो अनाज है, अगर अनाज के 8 से हम 800 गुना अगर बेसी रेट बना लें तो डीजल पेट्रोल वाले डीजल पेट्रोल खा के जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो उनको अंत आज 82 देश निर्भर है भारत के अनाज पर, उसका जीवन निर्भर है। मैं इस मामले में अपने सरकार पर आरोप लगाता हूं और यह मेरा खुला आरोप है कि आप अपने उत्पादन को अपनी शर्तों पर कहीं क्यों नहीं देना चाहते हो? पूरा दुनिया जो आज डीजल पेट्रोल का ढोल बजा रहा है, उन लोगों को दाना पानी बंद करो ना यार, अपने आप घुटने पर आ जाएंगे। आपको कहां जाना पड़ेगा, वो घरे पहुंचाएंगे। पेट्रोल पी करके नहीं रह सकते। और जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद वाले देश हैं, आपको मजा आएगा कि उनके पास पीने का पानी का भी मोहताज है। आपके पास क्या नहीं है? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टिंग में जो व्यवस्था जितना पड़ेगा उतना में बिकेगा। और रही बात आप रोजगार देने की बात, आप कहां रोजगार देते हो भाई? आप तो रोजगार लूट रहे हो बाबा। अब कोयला कोड़ाता है तो ओपन माइंस अगर हो गया तो आप उस गांव को दे दोगे, पंचायत को दे दोगे, तो कोड़ करके मार्केटिंग नहीं कर सकता है क्या? क्यों आपको विदेशी कंपनियों की जरूरत है? काहे जरूरत है? माइंस उसके गांव में है, पहाड़ उसके पास है। आप अगर सरकार हैं, उसको दे दीजिए क्रशर मशीन वगैरह चलाने के लिए, वो बेचेगा। जीएसटी आप अपना लीजिए,
लोन जो आप उसको देते हैं, आज अभी चंदवा में जो आधुनिक से लेकर जो 2-2 प्लांट बैठे थे, हमारी ही सरकार थी, खूब ताली लगाया भाई इतना इन्वेस्टमेंट हम ले लाए। आज जिस जमीन को आप कहते हो कि रिजर्व है, आम लोगों को नहीं दे सकते हो, उसको तुम 1 रुपया लीज पर उसको दे दिया। 7,000 8,000 करोड़ रुपए बैंक से लेकर के जो आधा स्ट्रक्चर बनाया, आधा लेके भाग गया। आज उसका कौन भाई बाप है, कौन जिम्मेवार है, कौन जवाबदेह है? अभी नासिक में इतना बड़ा हादसा हुआ जो हिंदू लड़कियों के साथ जो मुसलमानों ने किया। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी थी, जिस टाटा को इस देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय कंपनी माना जाता है, क्या कोई ये मान सकता है कि टाटा के मैनेजमेंट के बिना सहमति या मुख समर्थन के उसके इंस्टीट्यूशंस में इतने बड़े घटनाक्रम होते रहे, उनको मालूम नहीं रहा? क्या किसी ने उनको बताया नहीं होगा क्या? मेल दिया दिखाया नहीं होगा क्या? भेजा नहीं होगा क्या? कोई उसके ऊपर अपना बात उठाया नहीं होगा क्या? फैक्ट है कि ये केवल अपना मुनाफा देखते हैं। दुनिया जहन्नुम में जाए उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। और कोई व्यापारी किसी देश का, किसी समाज का, किसी परिवार का नहीं होता। उसको केवल मुनाफा चाहिए, अपना पैसा 5 के 25 होना चाहिए। और इसके बल पर कोई देश अगर चाहे कि हम आर्थिक समृद्ध बन जाएंगे, तो इससे बड़ा दिवा स्वप्न दूसरा नहीं हो सकता है। तो आपने सुना कई सारी ऐसी बातें जो बिल्कुल ही आसान शब्दों में ये समझा देते हैं, और जिस तरीके से जिस सरकार में है और सरकार पर इन्होंने आरोप लगाया है, एक तरफ उनके फेल्योर को भी दिखाया और दूसरे तरफ ये आरोप भी है कि जो संपन्नता हमारे पास है, जिन संसाधन पर बाहरी देश निर्भर हैं, हम उस पर अपना कमांड क्यों नहीं लगा रहे हैं। और डीजल पेट्रोल की कीमत पर इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश के परिदृश्य को सामने रखा है, आशा है कि आप तो ढंग से समझ पाए होंगे और अन्य मुद्दों पर भी हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।